हो गया? हाँ, सोल्यूशन के साथ आया था ना तुम्हारे पास। डन, उसमें कोई सवाल? चलें, यानी आपको डेट सिक्योरिटी के अंदर एक बात तो समझ आ गई कि अगर मेरा मॉडल अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल है तो मैं जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी पहले उसको क्या करूँगा? कैपिटलाइज, और उसको अमोर्टाइज करूँगा किस चीज़ के ज़रिए? IRR के ज़रिए। यानी IRR इंक्लूड्स योर बेसिक इनकम एज वेल एंड द इंक्रीमेंटल एक्सपेंस एज वेल, तो वो उतना ही बुक करेगा जितना होना चाहिए। चलें जी, एक और सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पेपर में IRR हमेशा गिवन होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना कि तुम्हारे पास एक्सेल का मॉडल होगा जिसमें तुम कैश फ्लो डालोगे और IRR निकालोगे। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि IRR का असल मतलब क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपका असल रिटर्न है। तो आपको याद है मैंने मैच भी करवाया था कि आपकी जितनी भी इनकम है उतनी बन रही थी जितनी बननी चाहिए, तो हर साल वही बुक करवाएगा वो भी। अच्छा, जो इनकम बुक हो रही थी हर साल, क्या वो ग्रॉस इनकम थी या नेट ऑफ एक्सपेंस? नेट ऑफ एक्सपेंस। तो उसने बुक ही वो कराई जो होनी चाहिए। आए एक और सिनेरियो देखते हैं आज की क्लास में, इस वाले गेम में जो अभी करवा रहा हूं मैं। यस, 12.9476। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बात एक ही है। यानी कोई तुमसे पूछे कितना कमा रहे हो, इफेक्टिवली इतना कमा रहा हूं। कोई तुमसे पूछे कितना कमा रहे हो, असल में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो नाम इंटरचेंजेबल है, काम एक ही है। सही है? चलें, यहां पे लिखा हुआ है कि कंपनी परचेज 15,000 डिबेंचर्स ऑन जनवरी 1, 2018 ऑफ ₹50 ईच। ये 50 रुपये क्या है? फेस वैल्यू, पार वैल्यू। आगे, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर डिबेंचर। अच्छा, पहले तो यहाँ पे ये बात आपने समझनी है कि सर 15,000 डिबेंचर खरीदे हैं, एक है 50 का, तो अमाउंट कितनी? 750। ओके, ये तो हो गई आपकी सर जी फेस वैल्यू। अच्छा, क्या वो आपसे ये पैसे मांग रहा है या 5 रुपए पर डिबेंचर ज्यादा मांग रहा है? 5 रुपए पर डिबेंचर ज्यादा मांग रहा है। हमने कहा भाईजान ये 15,000 इंटू 5 करो, 75,000। अच्छा, अब आगे अंग्रेजी देखिएगा प्लीज। हाँ, कैरिंग अ रिटर्न ऑफ, सामने वाला आपको कितने पैसे देने का वादा कर रहा है? 20%, 20%। अच्छा, जबकि ये इन्वेस्टमेंट कितने सालों की है? 3 सालों के लिए। और देखो आगे क्या लिखा हुआ है, रिडीमेबल एट, इसका मतलब समझते हैं। रिडीमेबल एट पार का मतलब ये होता है कि आपको आखिर में जो पैसे मिलेंगे वो 750 होंगे। तो ये जो 75,000 दे रहे हो वापस नहीं आएंगे, मतलब ये एक्सपेंस हो जाएगा। चलिए, मेरा आपसे बेसिक मासूम से सवाल है, अगर ये एक्सपेंस हो जाएगा, आज एक्सपेंस कर लूं, अमोर्टाइज करेंगे किसके जरिए? IRR के जरिए। तो IRR के अंदर इसका इम्पैक्ट शामिल होगा, और ये खुद ब खुद हर साल इसको इस तरीके से कटाएगा कि बचेगा ये आखिर में आके 750। क्लियर है? आपने कहा कि भाई इसको सम करें तो कितना आ गया? ये आ गया सर 825,000। इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू। क्लैरिटी है? आगे हमने कहा सर ये कुल मिला के आपके पास 55 रुपए का एक डिबेंचर हो गया। अच्छा, अब मैंने कहा ये लो पैसे, उसने बोला भाईजान बैंक बीच में इन्वॉल्व हुआ है, इसको पैसे देने हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें है सवाल में कहीं? 50,000 ये भी हमने ऐड कर दिए, 875,000। अच्छा, इसको मैं कहूंगा भाईजान कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि सर इक्विटी सिक्योरिटी में भी तो प्रीमियम होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है, उसको आप अमोर्टाइज, क्योंकि इक्विटी सिक्योरिटी किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं होती, क्या आप इसको अमोर्टाइज करें? कहानी समझ आती है? इसीलिए इक्विटी सिक्योरिटीज में ये मॉडल ही नहीं है। तो अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल है किसमें? डेट सिक्योरिटीज में। बात क्लियर है जानी? तो मैंने कहा एक सवाल आता है ना यार, वहां क्यों नहीं करते? वो भी तो प्रीमियम है, वहां पे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है भाई, वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं है ना। क्या आप बोलो इस हद तक मैं इसको अमोर्टाइज करके 0 कर दूंगा? क्लियर है? अच्छा, अब 1-2 सवाल आते हैं हमारे पास। प्रीमियम ₹5 है तो 55 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कर लें अल्लाह की कसम, कितना आंसर आता है?
मतलब मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। आप लोगों का हिसाब पता नहीं कैलकुलेटर क्या बता रहा है, यही है, सही है। अच्छा, खिजरा कह रही है सर अमोर्टाइजेशन इसलिए कर रहे हैं कि इनकम भी ओवर द पीरियड। बिल्कुल भाई, मुझे बताओ आप सब, आपको इस सिक्योरिटी का या इन्वेस्टमेंट का फायदा कितने साल है? 3 साल। तो क्या इसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर आज इंकर कर रहे हो, क्या उसका फायदा 1 साल का है? 3 साल का है ना, तो उसको तीनों सालों में स्प्रेड करो, पर वाया IRR के जरिए करो। वो इनकम भी बुक करेगा, एक्सपेंस भी बुक करेगा, नेट बेसिस पे, अलग से नहीं देखेगा, पर उसके अंदर नेट हो जाएगा। चलें, यहाँ तक क्लियर है? आसिम एंड खिजरा जल्दी बताएं, फोकस के साथ, जल्दी से, क्लैरिटी है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि आप मार्केट में जाके डेट सिक्योरिटी किस वैल्यू पे खरीदते हैं? आप बोलेंगे फेयर वैल्यू पे। किस पे? फेयर वैल्यू पे। और फेयर वैल्यू के ऊपर भी कुछ पे करते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, आप जरा मजे की बात समझें, ये वाले पैसे जो है ना, ये वाले पैसे आप मुझे बताइएगा किसको जाएंगे? ये वाले पैसे ब्रोकर को, ये वाले पैसे ब्रोकर को। पर एक और मजे की बात सुने, मेरा कहने का, समझने का, परखने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां से ये लाइन निकालूं और यहां से ये लाइन निकालूं, तो कहने का मतलब है ये दोनों का सम कितना बनता है? 1,25,000। ये 1,25,000 जो आप पे कर रहे हैं ना, ये कभी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे, ऐसा है? तो जिंदगी में इसलिए कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि एक तो वो 75,000 पे इशूअर आपसे नाम के पैसे मांग रहा है। वो कह रहा है भाई आपको इतनी मस्ती है, कहीं और ले लो जाके, मेरे पास दूसरे भी इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, मैं उनसे पैसे ले लूंगा। तो मतलब वो भारी चल रहा है, भाई नहीं है तो नहीं है, गए उसके बाद देंगे हम पैसे उसको। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम। अगर मुझे एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे मुझे बचना है कि भाई मेरे पैसे नहीं डूबे, तो मैं अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जिसका आज तक डूबने के चांसेस नहीं है। तो मैंने दिए उसको पैसे, 75,000 पे प्रीमियम दिया, जो कि मुझे वापस, तो आपके नजूमी आपको पता है वापस नहीं मिलेगा, या लिखा हुआ है कि रिडीमेबल एट पार। आज ज्यादा पैसे मांग रहा है, वापस नहीं मिलेंगे। तो आप सोचें सर मैंने कमाया क्या? कमाई की असेसमेंट कर लेते हैं। मुझे बताओ वो आपको रिटर्न किस पे देगा? फेस वैल्यू पे। वेरी गुड। 7,50,000 रुपए पे वो आपको रिटर्न देगा 20% का फॉर 3 ईयर्स। कितना आता है? 4,50, 1,50 ना, 4,50 है ना, 3 साल होगा। ओके, ये हो गया आपका नॉर्मल इनकम, इसको हम कहते हैं कूपन इनकम, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बाद बताओ, इसको कमाने के लिए कुछ और खर्चा किया है? यस। पहले आप बोलेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट। प्रीमियम यूजुअली नहीं होता, अब क्योंकि मजबूरी है, अच्छी कंपनी में पैसा डाल रहे हो तो वो भी खर्च हुए। अच्छा, आज खर्च हुए या ओवर द पीरियड होंगे? ओवर द पीरियड, पर हुए तो ना, पता तो आज है ना। तो हमने कहा कि भाईजान ये भी कटा हो यहाँ से, तो हमने कहा ये लिख दिया हमने प्रीमियम पेड। कितना आ गया ये? अब आप पूरे 3 सालों में इससे 3,25 से एक ऊपर नहीं कमा सकते रुपया, ऐसा ही है ना। और ओवर द पीरियड ये 3,25 आपके पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। मैं उस दिन से खौफ खाओ, देखो जैसे मैं कहता था ना FAR 1 में कैश फ्लो आएगा, ऑडिट में पता नहीं कौन कौन सी केस स्टडीज कराता हूँ, मैंने केस करवाया ऑडिट में कि भाई गोइंग कंसर्न है, आगे जाके पता लगा। उस दिन से खौफ खाओ कि एग्जामिनर बोले कि बताओ इसको देख के कि IRR ज़्यादा होगा या कम। अब तुम्हें लॉजिक पता है, मेरा IRR यानी एक्चुअल रिटर्न प्रोवाइडेड रिटर्न से ज़्यादा होगा या कम, कैसे पता? क्योंकि आपने मजीद एक्सपेंसेस किए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपका रिटर्न 20% होता तो आपकी जेब में कितने आते? 4,50। अगर आपका रिटर्न 20% होता ना तो आपकी जेब में कितने आते? 4,50 आते। पर आपकी जेब में 4,50 आ रहे हैं या उससे कम? तो 3,25 आ रहे हैं। तो टेक्निकली आपका जो इफेक्टिव या असल रिटर्न है वो कम है। और वो सवाल में देख लेते कितना है, 12.9476। चलो एक लॉजिकल बात करता हूं तुमसे, अगर प्रीमियम नहीं होता इस सवाल में तो ये रिटर्न कितना होता? ज़्यादा? इससे ज़्यादा होता। लॉजिक है, तो ये लॉजिकल खेलना है।
ताकि एग्जाम में गलती नहीं करो। तुम बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा दिमाग नहीं मानता इस चीज़ को, तो मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता हूँ, चाहे FAR1 ऑडिट कोई भी हो। तो ये सिखा रहा हूँ लॉजिक, कि फर्म में भी जाओगे तो देखोगे यार ये नहीं हो सकता, गलत है। मैं कभी बच्चे का रिव्यू करता हूँ ना, तो एक बार मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो 20% पे अकाउंटिंग की हुई थी, इनकम बुक करके आया। मैंने कहा, मैंने पहला सवाल पूछा, क्या उन्होंने कोई प्रीमियम या ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की? उसने बोला हाँ। मैंने कहा हो ही नहीं सकता इनकम इस पर बुक हो। तो तुम्हें समझ होगी तो सवाल करोगे ना, समझ नहीं होगी तो सवाल कैसे करोगे? या तो एक तरीका था, मैं बोलता इस पर इनकम बुक कर लो, ये इनकम के लिए बुक होगा, तुम बोलोगे सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। पर क्या लॉजिक समझ आ रही है? ओके, अब मुझे बताएं कि इस केस के अंदर आप मुझे शेड्यूल बना के दे सकते हैं? चलें, आपकी पहली एंट्री क्या बनेगी और कैश कितने से? 875 से। चलें जी, शेड्यूल बनाएं। रिडीमेबल एट, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। करेंगे ना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो ब्रोकर मांगेगा ना, वो बोलेगा तुम लोग आपस में जो भी खेलो, मेरे बाप का क्या जा रहा है। प्रीमियम ही तो बोल रहा हूँ, प्रीमियम वापस मिलेगा ना तुम्हें, तो फिर भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट होता। सही है। एक मिनट, अरशद अहमद सुमरो कह रहे हैं कि लेकिन सर जब डिबेंचर की रिडेम्पशन होती है तो ग्रेटर देन फेस वैल्यू होती है। ये किसने कहा तुम्हें भाई? हैं, ये एग्रीमेंट में लिखा होता है कि किस पे होगी जानी, इसमें क्या लिखा हुआ है? पार पे होगी। ऐसा तो नहीं कर यार, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम मतलब मार्केट के किंग हो। हाँ हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है, यानी डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे। क्वेश्चन दिखा दूंगा, तुम लोग पूरा सॉल्व करो ना इसको। प्रीमियम पे हो सकते हैं बिल्कुल, आगे केसेस है ना अभी, तभी तो मैंने दूसरे मॉडल भी नहीं किया। सुकून से करेंगे ना, ताकि कॉन्सेप्चुअली एक एक टॉपिक। तो मैं FAR2 में एक गारंटी देता हूँ, तुम पिछले टॉपिक नहीं भूलोगे। 45, 50। तुम्हें पता लीज के कितने सवाल हैं? 75 मेरी बुक में। तो तुम पागल हो जाओगे कर करके सवाल, भूलोगे नहीं, मेंशन होगा बिल्कुल। डन, ओके, चलें देखते हैं। हमने कहा कि भाई आपने सबसे पहले रखना है ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। अच्छा जी, ओपनिंग आपके कितने पैसे फंसे हुए हैं? 875। ये आ गया आपके फंसे हुए पैसे 875। अच्छा भाई, 875 के बाद आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं 12.9476। अच्छा, ये आपका प्रोवाइडेड रिटर्न है या एक्चुअल? एक्चुअल रिटर्न है, और एक्चुअल रिटर्न का मतलब ये है कि इसके अंदर एक्सपेंस भी बुक हो जाएगा। चलिए जी, गुड। कितना आता है ये? 113292। ओके, सामने वाला कहेगा भाई तुम्हें जो अमोर्टाइज करना है करो, मेरी बला से मुझसे उतने पैसे लो जितने मुझसे एग्री हुए हैं। तो वो 150 है, तो ये क्लोजिंग 838291। हमने कहा सर हमने इसकी एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट 150 से, इंटरेस्ट इनकम 113292 और इन्वेस्टमेंट 36। अच्छा, ये जो 36708 है ये अमोर्टाइजेशन है किसकी? दो चीज़ों की। हाँ, एक प्रीमियम और एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यहाँ तक क्लैरिटी है? चलें जी, ये अब ऑटोमेटिकली हो रही है और ये इनकम भी नेट हो गई ना इसके अंदर ही। चलें, हमने कहा कि भाई ये तो हो गया था ईयर 1, अब हम आ गए ईयर 2 में, या ये 838291।
इसके ऊपर लगाएं इंटरेस्ट 50539। आपने कहा ये आ गया फिर 150 सर, और ये कितना आ गया क्लोजिंग 79683। चलो ज़ीरो कर लेते हैं। हमने कहा सर इसकी आप एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट फिर 150 से, इंटरेस्ट इनकम 108,539 4161। ओके जी। अब हमने कहा सर हम आ गए ईयर 3 पे, यह आ गया 796830। इस पे कितनी आती है 17। तो हमने कहा ये हमने 150 इसमें से कटाया तो 750। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपने जो इनकम बुक की है टोटलिटी में वो कितनी है 325,000, और आपने डे 1 पे कंपनी के मालिकान को भी यही निकाल के दिया होगा। अच्छा, हमसे कभी पार्टनर पूछता है ना हमारी फर्म का इफेक्टिव इनका टोटल इनकम कितनी आ रही है, तो मैं ऐसे ही निकाल के बता देता हूँ। कौन शेड्यूल निकालेगा, ये पूरी ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। तो आप कभी इन्वेस्ट करें ना तो आप ये सारी चीज़ें कंसिडर। एक तो बेवकूफ़ी है ना, आपने बोला भाई 10% रिटर्न मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 20% नहीं मिल रहा, वो उसमें ये 2 चौरंगियाँ तुम्हारी जेब से भी गई हैं, तो तुम्हारा इफेक्टिव रिटर्न 20% नहीं है, उससे कम है। तो ये असेस करने का तरीका है, और फिर उसकी अकाउंटिंग है। क्लैरिटी है। चलें, अब एक सवाल देता हूँ आपको, ये रहा, खुद सोचें इसमें क्या करना है। जी, डिस्काउंट की वजह से IRR इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये जो 5% का आपको डिस्काउंट मिला है ना, तो आप ये फेस वैल्यू में से माइनस कर देंगे। यानी आज आप पैसे देंगे कम, यानी 45 देंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले इसका बताओ कितना आता है 5%, 50 का 5% कितना आता है 2.5, यानी आपने 47.5 जेब से देने हैं आज पैसे, और आपको वापस कितने मिलेंगे 50। तो आपने टेक्निकली 2.5 पर डिबेंचर एडिशनल कमाया। तो क्या वो डे 1 पे रिपोर्ट करोगे या ओवर द पीरियड? तो वो चीज़ भी IRR के अंदर छुपी हुई होगी। आपको पता है अगर ये डिस्काउंट नहीं होता ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपका रिटर्न इससे भी कम होता। ठीक है, डिस्काउंट एक सॉर्ट ऑफ आपकी इनकम है जो आप कितने सालों में रिकॉर्ड करोगे, 3 सालों में। आज उसको पैसे कम दे रहे हो और वापस कितने मिलेंगे 50। तो आपकी ऐसे इनकम बुक होगी कि वो एम्बेड होते 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 तो वहां तक पहुंच जाएगी। क्लियर है? लैपटॉप से उमर, यस, 47.5 इज द फेयर वैल्यू। अच्छा, आपको डिस्काउंट मिला है फिर भी आपका IRR कम क्यों है, ये क्या मुसीबत है? यानी आप कह रहे हैं कि जो एडिशनल कमाना था उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट लग चुकी है। तो नेट बेसिस पे एडिशनल इनकम है या एडिशनल कॉस्ट है? एडिशनल कॉस्ट है, तभी तो IRR कम है। सही है ना ऑनलाइन वालों, ये बात समझ आ रही है ना? नेट बेसिस के ऊपर एडिशनल कॉस्ट है आपकी। हाँ, उसमें कुछ बचत हो रही है डिस्काउंट की वजह से। जल्दी बताओ, क्लियर है? उमर, ताहा, सैमसंग गैलेक्सी A4, मुस्तफ़ा, क्लियर है? ओके। नहीं, FAR 2 ऑडिट इसके बाद।
जी नहीं, फेस वैल्यू पे लगेगा। हाँ, अब पता है क्या है, अब वो मजबूर है, अब उसको पैसे चाहिए, हमने बोला भाईजान कम पैसे देंगे, चाहिए तो बता। उसने बोला सही है यार, कम पैसे दे। मैंने कहा रिटर्न तुम किस पे दोगे? फेस वैल्यू पे हमेशा। तो हम हर केस कवर कर लेते ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। नहीं आया, मैच नहीं हुआ, कोई भंड मारा होगा, अभी देखते हैं। जी फेस वैल्यू कैश तो देखो वो तो 50, फेस वैल्यू तो 50 ही ना। देखो जब हम मजबूर होते हैं तो हम पैसे ज़्यादा देते हैं। वो बोलता है रिटर्न 50 पे दूंगा, आज कौन मजबूर है? वो। हमने कहा भाई पैसे तुझे कम देंगे, अब शाबाश भी तो तू रिटर्न पूरे पे दे। सही है, तो हमेशा फेस वैल्यू। आसिम सर, जहां आप जॉब करते हैं वहां आपकी सैलरी कितनी है? यार 40-50 हज़ार रुपये। हाँ, ये बोला अलाउंसेस बाद में आएंगे। ये वाली बेसिक मेरी 2016 में थी। क्या फ़र्क पड़ता है यार? आयशा कह रही है सर 2 0 और लगा दें। नहीं वो लाख काम है यार, अल्लाह आपको इससे ज़्यादा दे इंशाल्लाह। आज पूरा दिन मैंने मतलब समझो पढ़ाया। मैंने सुबह पहले FAR 1 की क्लास दी, फिर वहाँ पे अंग्रेज़ों को ट्रेनिंग दी। अब वो जो इनको ट्रेनिंग दी तो उनको मज़ा आने लगा, मैं तफरीयाँ भी करा रहा था उनको के साथ साथ, ऑडिट में अकाउंटिंग की चीज़ें पूछ रहे, फिर फ्री हो गए। उसको बोला भाई ट्रेनर मिल गया, पकड़ लो। अब मुझे 2 महीने बाद वहाँ जाना है। 2 महीने बाद तो खैर मुझे 3 दिन के लिए जाना है वहाँ पे प्राग, यूरोप ट्रेनिंग के लिए, और फिर उसके बाद कतर, 1-2 दिन के लिए। हाँ, तो 2 दिन में तुम कहोगे तो वहाँ से 2 दिन ले लूँगा क्लास। एंजॉय काम है, काम से जा रहा हूँ। 2 रुपये कम आ रहे हैं, जेब से डाल दे भाई वो। नहीं, तुम्हें होगा ना, कंपनी को तो ना होगा। हाँ, फिर नुकसान है। मैंने कौन से ईयर में क्वालिफाई किया था? 2019 दिसंबर। चलें जी भाई, करें इस सवाल को? चलें, ओके, देख लेते हैं कि आपने कहाँ तक पहुँचाया इसको। हमने कहा कि भाईजान आपकी यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 50 × 20,000, 1 मिलियन। अच्छा, हो गया मैच, चलो गुड। अब हमने कहा कि भाई हमने इसको पैसे कम दिए ना, डिस्काउंट पे मिला है मुझे। जैसी बात है, ऐसी कोई मतलब मजबूर कंपनी होगी, हमें भी मजबूरी का फ़ायदा उठाना था, हमने बोला चल भाई ले ले, पैसे कम देंगे और तुम रिटर्न दोगे पूरे पे। चलें, अब मुझे बताएं, डिस्काउंट हमें मिला है 5% का ना, तो आता है 2.5, तो ये कितना हो गया? 50,000। आपके पास जो इस डिबेंचर या बॉन्ड व्हाटसोएवर है, इसकी फेयर वैल्यू आ गई 950। देखो यार, कहने का मकसद ये है कि आपको जो पैसे वापस मिलेंगे ना, वो ऊपर 1 मिलियन मिलेंगे, यानी 50,000 रुपये ज़्यादा। तो ये 50,000 रुपये भी सॉर्ट ऑफ आपकी कमाई है, पर ये रिकॉर्ड होगी ओवर द पीरियड, IRR के जरिए हो जाएगी। अच्छा भाई, फिर हमने कहा इसमें आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी ऐड करें। वो कितनी है भाई? 1.75।
ये हो गया 11.25। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि आपको फ़ायदा हुआ ना, पर उस फ़ायदे को ऑफसेट कर दिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट ने, तो नेट बेसिस पे फ़ायदा है या एक्सपेंडिचर है? तो उस हिसाब से आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देखो, जब ये हरकतें चल रही हैं, खेल रहे हैं, तो लॉजिक समझ आ रही है ना, पीछे रेट क्या चल रहा है, तो खुद ही दिमाग करेगा यार ये नहीं हो सकता, भंड है इसमें। क्लैरिटी है? चलें, अब हमने कहा कि भाई ये तो आ गया 1125,000। ओके, हमने कहा ये ओपनिंग, ये इंटरेस्ट, ये कैश और ये क्लोजिंग। ओपनिंग आपके पास कितना आ रहा है, 1125,000। IRR आपको दिया हुआ है 19.1452। अच्छा, ये इस पे लगाएंगे तो कितना आ गया, 245,383। ओके, इसके ऊपर आपने कैश निकाल लिया कितना, 250। अच्छा देखें, रिसीव कर रहे हैं ज़्यादा, इनकम बुक हो रही है कम, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और वो तो अल्लाह का शुक्र है कि डिस्काउंट थोड़ा सा उसको ऑफ सेट कर रहा है। नेट बेसिस पे तो एक्सपेंस ही है ना जो हो रहा है आपका ओवर द पीरियड। अच्छा भाई, 2.5 लाख रुपये माइनस किया तो क्लोजिंग कितना, 1090। ये हो गया 383। हमने कहा यह गया 1090,383। यह आ गया 2.5 लाख रुपये, 104,939। ओके, हमने कहा कि भाई ये हो गया ईयर 2, ये आ गया हमें 104,9139। इस पे इंटरेस्ट 200, ये आ गया हमारे पास 2.5 लाख, 1 मिलियन आ गया। अच्छा भाई, अब ओवर द पीरियड आपने जो इनकम बुक की है वो कितनी है, 625। और अगर आप वैसे एनालिसिस बनाते ना तब भी 625 आती। वेरी गुड। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई ये कूपन मिलेगा, इस पर मजीद इतना खर्चा हुआ, डिस्काउंट की इनकम भी अलग ऐड होगी, और फिर आपके पास ये 625 आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं ताकि ये लोग भी अलाइन हो जाएं। हमने कहा इसके ऊपर आप लगाएं कितना फ़ीसद, 25% फॉर 3 ईयर्स। कितना आ गया, 750। इसको कमाने के लिए आपने मज़ीद कमाई मिल रही है आपको, डिस्काउंट इनकम 50,000 रुपये की, और फिर 175, 625 आ गया। तो ये डे 1 पे आपको पता होगा, बट इसकी रिकॉर्डिंग ओवर द पीरियड होगी अलॉन्ग विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी विद IRR। सही है। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल कब यूज़ करेंगे, जबकि मैंने आपको इक्विटी में बताया था कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू PNL कब यूज़ करेंगे, वो बताते हैं। अभी काम आ गया ना, अब कब यहाँ पे आना है वो बाद में सिखाता हूँ। अभी हम हेडिंग डालेंगे फेयर वैल्यू थ्रू OCI, अभी सिखाता हूँ ना। फेयर वैल्यू थ्रू OCI जी, एंट्री करा दूँ उसकी, ये तो बड़ी सिंपल है, 1 साल की बना दूँ। चलें, पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट डेबिट की, और कैश क्रेडिट किया, कितने से, यही था। और ईयर 1 की एंट्री कर लेते हैं, कैश डेबिट 2.5 लाख रुपए से, इंटरेस्ट इनकम 215, और आपकी इन्वेस्टमेंट 34,617। बस, तो आपने कहा 34,617 की अमोर्टाइजेशन है।
ये नेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट की है। मैं नेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें डिस्काउंट नेट हुआ हुआ है, तो डिस्काउंट की इनकम भी, यानी आप समझे नेट बेसिस पे एक्सपेंस इतना हो रहा है इनकम बुक होने के साथ। क्लियर है? ओके जी, चले जी, ये भी बात समझ आती है। अब हम हेडिंग डाल देंगे अपने पास फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। यहां पे कब आएंगे ये सिखाता हूं, पहले इसकी गेम सीख लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मतलब और अकाउंटिंग दोनों क्लियर है ना, वो अपनी जगह है। अब इधर आ जाए। अब आपके दिमाग में पहले तो कंफ्यूजन ये होगी कि डेट सिक्योरिटी सर कैसे फेयर वैल्यू पे ना, तो पहले उसको सीखते हैं क्योंकि मार्केट है, आए देखते हैं। होता ही है कि फेयर वैल्यू कैसे ऊपर नीचे होती है ना। मैं बात कर रहा हूं अभी कंपनी ए की, सही है? इसने इन्वेस्ट किया कौन सी कंपनी में? कंपनी बी में। बात समझिएगा कि मैं आपको बताऊंगा कि रेट्स कैसे ऊपर नीचे होते हैं तो फेयर वैल्यू पे क्या गेम आती है ना, बड़ी लॉजिकल बात है। अभी मार्केट में जाएंगे तो आप किसी से बहस कर पाएंगे कि यार भाई डेट सिक्योरिटी उसकी भी फेयर वैल्यू होती है, कहाँ से मिलती है, कैसे आती है, सब सिखा रहा हूँ। इधर इसने कहा कि भाई हम ऑफर कर रहे हैं 22%, हम ऑफर कर रहे हैं 22%, मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है। मेक सेंस? हुआ ये कि जो गवर्नमेंट है ना वो भी आपसे लोन लेती है, जिसको हम कहते हैं PIB, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। और गवर्नमेंट एक और मद में आपसे पैसे लेती है, उसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल का मतलब है गवर्नमेंट आपके पास वो बिल रखवाती है, एक कागज़ का टुकड़ा, वो डेट सिक्योरिटी होती है, ज़मानत होती है कि आपने पैसे जमा किए हैं, और उस पर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अच्छा बड़ा बात समझिएगा, ये जो गवर्नमेंट लोन देती है ना वो गवर्नमेंट अपने तयशुदा रेट्स पे देती है। अच्छा ये टेक्निकली पाकिस्तान में हम इसको कहते हैं रिस्क फ्री। मतलब गवर्नमेंट अगर आपसे लोन ले रही है तो आपके लिए तो रिस्क फ्री है ना, कहाँ भागेगी? आपको पैसे छाप के दे देगी। इसीलिए क्या कहलाता है ये? रिस्क फ्री। क्लियर है? गवर्नमेंट लोन देती है आपको, आप उसके इन्वेस्टर होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उमर, आप उसके कौन होते हैं? इन्वेस्टर। गवर्नमेंट कौन होती है? इशूअर। अच्छा गवर्नमेंट ने मस्ती की, गवर्नमेंट ने बोला भाई आओ पैसे जमा कराओ 25%, आओ पैसे जमा कराओ 25%। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आप बेवकूफ़ हैं यहाँ पे आएंगे नहीं ना, आप तो खरीद चुके हैं, आप तो खरीद चुके हैं। जरा बात समझिएगा फोकस के साथ, बड़ी अहम बात है। आप जब खरीद चुके हैं सिक्योरिटी कितने फीसद पे? मार्केट में रेट कितना है? 25। आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं, आपने बी में इन्वेस्टमेंट किया, भाई बड़ी ट्रिकी चीज़ है, हाँ समझ आ गया तो फिर आगे ज़िंदगी आसान है, बड़ा मज़ा आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में। सुनना, क्योंकि मैं तो बैंक्स का ऑडिटर हूँ ना, मैं तो आपको बताता भी हूँ कहानियाँ ऑडिट में, तो ये मुझे सारी कहानियाँ सीखी हुई हैं मैंने। सुनना भाई, ए ने इन्वेस्ट किया बी में, कितना % रिटर्न मिल रहा है? भाई 1 साल हो चुका, मार्केट में रिटर्न हो गया 25% का। मैं तो बन गया 3 सालों के लिए, नहीं बन गया? बन गया ना, भाग ही नहीं सकता। क्यों? 3 साल आपने वादा किया हुआ भाई कि ये पैसे मुझे मिलेंगे, पैसे लॉक हो गए। अच्छा अब आप चाह रहे हैं यार किसी तरीके से निकला जाए। मैं इनके पास गया, मैंने कहा जानी सिक्योरिटी खरीदेगा, बोला निकल, पागल हो गए सर, वहाँ पे 25% आपसे 22 पे क्यों खरीदूँ? मैंने कहा भाई रुक ना, समझा रहा हूँ, सस्ती ले ले। नहीं यही बात समझ आ रही है? मतलब ये क्या मैं बोल रहा हूँ सस्ती ले ले भाई, तो दैट्स वेयर द प्राइसिंग कम्स इन। मैं इसको बोलूँगा भाई मुझसे सस्ता ले लो, उसने सस्ते का क्या मतलब है? रिटर्न तो 22%। मैंने कहा भाई मैं रिटर्न नहीं दूंगा, खुदा के वास्ते वही कंपनी भी देगी। मुझसे तू आज ये सिक्योरिटी खरीद ले सस्ते में, वो 22% का रिटर्न भी ले लियो और तुझे ये बेनिफिट भी हो जाएगा। मैंने कहा रिडम्पशन कितने भी होगी? मैंने कहा वही पार पे देगा तेरे को। तो मैंने कहा तू कितने लेगा? मैंने कहा भाई इससे 15% कम दे दे मुझे। यार फंस गया, वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। यानी मैं पहले बोलता ना आपको ये वाली बात कि मार्केट में रेट चेंज होने की वजह से फेयर वैल्यू ऊपर नीचे होती है, आपको समझ ही नहीं आता। पर मार्केट में रेट चेंज होने की वजह से फेयर वैल्यू ऊपर नीचे होती है, बात समझ आ रही है? अच्छा फिर आप जाते हैं मुफाब की साइड पे, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे सारी कंपनीज जो डेट सिक्योरिटी इशू करती है ना वो बिडिंग कर रही होती हैं।
तो उस पर सेम नेचर की डेट सिक्योरिटीज की सेम पीरियड की वैल्यूएशन आ रही होती है, तो आपको मार्केट में दिख रही होती है कोई इतने पे खरीदने को तैयार है, नहीं है तो वो मार्केट चल रही होती है। बात समझ आती है? यानी भाई सारे जो हमारे डेट होल्डर्स हैं यानी इन्वेस्टर्स हैं वो तो इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, जो सिक्योरिटी इशू करना चाहते हैं वो ऑफर करते हैं कि भाई हम इतने पे ये इशू करेंगे, इतने पे इशू करेंगे, वो क्या चल रही है मार्केट वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू भी चल रही है मार्केट को देख के। क्लैरिटी है? उलट बताओ, मार्केट में रेट चल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मार्केट में रेट चल रहा है अभी कोई 18%, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्यों? रिटर्न ज़्यादा है। अच्छा अब तुम आए सर सिक्योरिटी बेच रहे हैं, निकल बाबू, तो आपने बोला कि देखें सर आपने जैसे समझाया था मैं समझा रहा हूँ, मैं क्या समझा रहा बताओ? उसने बोला भाई मैं पैसे ज़्यादा दे रहा हूँ ना, मतलब प्रीमियम दे रहे हो। मैंने कहा हाँ, बोला सर प्रीमियम दे रहा हूँ, तो मेरी सिक्योरिटी की फेयर वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो यानी इस बात को तो सीख लिया ना हमने कि हमारी डेट सिक्योरिटीज़ भी फेयर वैल्यू पे कैरी हो सकती है ड्यू टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। सही है? तो हमने कहा यहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई। यहाँ से क्लैरिटी है? चले, यानी अब इसमें अकाउंटिंग कैसे होगी? इनिशियल अकाउंटिंग, हमने कहा इनिशियल अकाउंटिंग आपकी ऐसे होगी कि आप फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अगर आपने कोई दिया है वो तो अपनी जगह है ना, ये क्या आ जाएगी? फेयर वैल्यू, और प्लस ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। तो सर इसमें और अमोर्टाइज कॉस्ट में फ़र्क तो नहीं है ना? पहले भी यही था, अब भी यही। भाई कोई आपसे पूछा आपने सिक्योरिटी कितने की खरीदी, तो ये सबको मिला के ही बोलोगे ना। तो सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई मॉडल फेयर वैल्यू तो उसी ही है ना, कुछ पीएनएल में जाएगा नहीं, पहले भी नहीं गया था अब भी नहीं जा रहा। बात क्लियर है? इसको कॉपी करें यहाँ तक जल्दी से। हाँ जी बच्चों क्लियर है? शीतल, उमर, फारूक, अहमद, रजा, आयशा, ताहा, आसिम, जल्दी सारे बच्चे। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। होती हैं ट्रेड, बोला ना मुफाब की साइड पे, बताया ना आपको मुफाब पे। हाँ मुफाब पे होती हैं। हाँ देखो इसको तुम ट्रेड ऐसे कर सकते हो कि मुफाब की साइड पे जाते हो ना, तो जो इशूअर होता है उससे तुम बात करते हो ना, उसमें पता लग रहा होता है कि भाई कहाँ चीज़ें किस किस के पास पड़ी हुई हैं, तो तुम वहाँ से बिडिंग करते हो कि भाई मुझे ये खरीदनी है। ब्रोकर होते हैं। अब जैसे ये पीआईबी और ट्रेजरी बिल्स है ना, ये आप डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी ले सकते हो। इसके ऑप्शंस होते हैं कि पता लगता है भाई गवर्नमेंट पीआईबी इशू कर रही है, आ जाएं पार्टिसिपेट करें, तो हम पहुंच जाओ पैसे लेके दे दो, बाइंग हो जाएगी। बात समझ आ रही है? कौन सा इंटरेस्ट रेट वाला रिपीट कर दूं? ये तो पूरा कॉन्सेप्ट दिया है भाई। मैंने कहा ये बात समझ आ रही है तुम्हें उमर और अहमद रजा के अगर मार्केट में रेट सिंपल रखो यार, अगर मार्केट में एक चीज़ 25% की हो गई, आपके पास कितने की पड़ी हुई है? 22 की, और आपको पता है आप 2 सालों के लिए फंस चुके हो, आपको कितने मिलेंगे? 22, मार्केट कितने दे रही है? 25। तो आपको अगर निकलना है व्हाट यू हैव टू डू? कम पे बेचोगे, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब ये तो बिजनेस सेंस है ना, होगा भी यही। क्लियर है अहमद और उमर? और अगर मार्केट में रेट्स कम चल रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू, तो सामने वाला तो फंसा हुआ है। अब तुम बोलोगे चाहिए मार्केट से ज़्यादा रेट चाहिए, प्रीमियम दे दो। और ये तब होता है जब इन्वेस्टर को पैसे खुले करने होते हैं। यानी आज अगर मेरे किसी जगह पे पैसे फंसे हुए हैं और मुझे खुले करने हैं, यानी फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्लॉट की एग्जांपल होगा, मैंने किसी प्लॉट में पैसे डाले हुए हैं और आज उसकी प्राइस ऊपर है, तो मेरे को पैसे खुलने करने बोलूँगा भाईजान प्रीमियम जगह पर पैसे दो, प्रीमियम निकलो। तो डिपेंड करता है ना कि मार्केट कैसे चल रही है। तो डेट सिक्योरिटीज़ में भी यही है। मतलब सर हम मार्केट में 22% पर बेच देंगे, मार्केट में अपनी सिक्योरिटी तो 22% ही बेचेंगे ना, क्योंकि सामने वाला देगा ही कितने, क्योंकि मेरा उससे मुआहदा हुआ है, खाली उसके कागजात में मैं हट के कोई और आ जाएगा। सही है?
तो सर फेयर वैल्यू कितने से कम होगी, जितना रेट का डिफरेंस है उतनी, या कोई और वैल्यू होगी? डिपेंड करता है कि मार्केट की कोटेशंस क्या है, बिडिंग होती है ना, तो बिडिंग में जो चीज प्राइस एवरेज पे आके रुकेगी वो वैल्यू होगी। मैंने आपको अभी तो बताया कि हर इशूअर ऑफर्स देता है, और उस ऑफर्स का क्या निकाला जाता है, एवरेज। वो डेट सिक्योरिटी, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे इशूअर्स हैं, वो उस दिन पे सिक्योरिटीज इशू करना चाह रहे हैं, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, बहुत सारे इशूअर्स ने ऑफर दी है। अब मुफाब क्या करेगा, उन सबका क्या ले लेगा, एवरेज। वो उसकी हो गई फेयर वैल्यू, वो उसकी क्या हो गई, फेयर वैल्यू। उसके लिए जो रख के ऑलरेडी बैठा हुआ है, सिंपल, वो खरीद सकता है उस पर। क्लियर है? अच्छा जी, तो ये कहलाती है फेयर वैल्यू डिनोमिनेटेड। चलें आगे, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी, जल्दी बताओ। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओसीआई है, इसलिए पीएनएल में अभी कुछ भी नहीं जा रहा। अच्छा चलें, अब हमने कहा जरा यहाँ पे एक प्रश्न लेके आते हैं, ये विजिबल है ना तुम लोगों को? ओके, हमने कहा कंपनी ने 10,000 बॉन्ड एक्वायर किए, एक बॉन्ड कितने का है, और प्रीमियम कितना दिया मैंने, 2 रुपये पर बॉन्ड। हमने कहा भाई सही है भाई, 2 रुपये पर बॉन्ड, मुझे कितने का पड़ गया, 30 ऑन जनवरी 1, 2020। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड बाय द कंपनी है 2,000, रिडम्पशन कितने पे, पार वैल्यू पे। अच्छा, मेरी बात समझिएगा भाई, रिडम्पशन पार वैल्यू पे वो तो सही है ना, वो तो सामने वाला तुम्हें बोल रहा है ना भाई 3 साल रखो, 3 सालों बाद मुझसे अपने जो पैसे दिए वापस ले लेना, पर जो प्रीमियम दिया है वो वापस नहीं मिलेगा। यहाँ तक साथ हैं? वही कहानी है यार। आगे हमने कहा डिटेल्स ऑफ फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। आए देखते हैं पहले। अच्छा, इस पे तो हम करा देते हैं क्योंकि फेयर वैल्यू टू पीएनएल अभी नहीं सीखा ना हमने, इसको हटा देते हैं, वापस आएंगे यहाँ पे। हमने कहा पहले देखो, पहले क्या लिखा हुआ है, अमोर्टाइज कॉस्ट। क्या इस पे टिक लगा दूं? इस पे तो कोई मसला नहीं है ना, तो यह इसको वापस से करने की नीड भी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, हम किस पे आते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। चलें आगे। हमने कहा कि सर आपकी इस प्रश्न के अंदर फेस वैल्यू कितनी है, आपने कहा 28 इंटू 10,000, कितना आ गया बच्चों, 280। कोई प्रीमियम है, आपने कहा 2 इंटू 10,000, यह आ गया आपके पास बच्चों 3 लाख रुपए। क्लियर है? अच्छा भाई, इसके अलावा आपने पे की है वो कितनी है, 2,000। तो आपने कहा सर ये आ गया 302,000, ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां तक कोई मसला? नथिंग। अब सुनिएगा, हमने कहा सर मैंने एक एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश 302,000 से और 302,000। अच्छा जल्दी से बताएं, 3,02,000 के अंदर 20,000 का प्रीमियम है और 2,000 रुपये की ट्रांजैक्शन एडिशनल कितना है, 22,000। दैट हैज़ टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर 3 ईयर्स। वो तो अपनी जगह है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल ही नहीं है, तो अमोर्टाइजेशन किस चीज़ की, पर जो एडिशनली बुक्स में पढ़ा हुआ है वो कभी तो पीएनएल में जाएगा ना। नहीं समझ आई बात भाई? बात समझें, देखिए जो आपके बुक्स में मौजूद है, एडिशनल कॉस्ट मौजूद है, वो तो पीएनएल में जाएगी ना। तो सर इक्विटी सिक्योरिटीज में क्यों नहीं गई थी, वो लिमिटेड टाइम के लिए होती ही नहीं है। भाई आप हर फेयर वैल्यू पे रहें, फेयर वैल्यू पे लेके जाऊंगा, वो सिखा रहा हूँ अभी आगे जाके कि कैसे लेके जाऊंगा। बट जो इंक्रीमेंटल आपके पास बुक्स में है जो कभी वापस ही नहीं आना, वो तो चार्ज होगा ना। तो वो वैसे ही चार्ज होगा जैसे अमोर्टाइज कॉस्ट में होता है। तो वो प्रिंसिपल अपनी जगह है, एक फर्क आ जाएगा, इसको किस पे लेके जाएंगे, फेयर वैल्यू पे। क्लैरिटी है? आए देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है ये वाली। हमने कहा हमने यहां पे ओपनिंग इंटरेस्ट कैश
क्लोजिंग, ओपनिंग कितना है? अच्छा, इस पे मुझे आप लोग ये बताते हैं रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर कितना है? 10%। IRR कितना है? चलें, अब मुझे बताएं, अगर मैं 7.0057 यहाँ लिखता हूँ, 21157, यार इसका IRR कम क्यों है? ये तो 10% है। प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से दैट हैज़ टू बी एक्सपेंस आउट ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड। अच्छा मुझे बताओ, ये आपने 2,80,000 रुपये पे कितने परसेंट लगाए? 10%, तो कितना आ गया? क्लोजिंग बताते हैं, 2,157। ये हिसाब किताब आ रहा है आपका अमोर्टाइजेशन के बाद। प्लीज़ फोकस होकर सुनिएगा। हमने कहा बैंक हो गया डेबिट, इंटरेस्ट इनकम और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। आपने कहा बैंक हो गया आपका 28,000 रुपये से, 2,1157 और ये आ गया 6,843। ये क्या है? अमोर्टाइजेशन है। किस चीज़ की? दो चीज़ों की। तो आपने कहा ये है प्रीमियम की अमोर्टाइजेशन और ये भी लिख दिया हमने। चलें, अब मुझे सोच के एक बात बताएं, आपकी इन्वेस्टमेंट जैसे पीपी होता है ना, पीपी को खरीदते हो, यूज़ करते हो, कैरिंग अमाउंट आती है, मैप करते हैं यहाँ से। इन्वेस्टमेंट खरीदी, अमोर्टाइज की, कैरिंग अमाउंट आ गई। व्हाट इज़ द कैरिंग अमाउंट? 295157। हमने कहा सर ये लिख दें यहाँ पे कैरिंग अमाउंट 295157। अगर ये अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल होता ना, ये सीधी सीधी बैलेंस शीट में चली जाती। नहीं आई बात समझ? इससे पहले किया ना। अब इसको किस पे लेके जाऊंगा? वेरी गुड, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली दुनिया अलग है, इस तरफ वाली, सही है? नहीं, इन्वेस्टमेंट कम हुई, किसने कहा OCI में जाएगी? तो पीएनएल में गई ना भाई। मॉडल का नाम है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू का चेंज OCI में जाएगा। अमोर्टाइजेशन कौन सी OCI में जाएगी? वो तो कभी OCI में नहीं जाएगी, वो तो इनकम है ना, या एक्सपेंस है। देखो यही तो फर्क है भाई, वो पाबंदी किस पे लगा रहा है? फेयर वैल्यू पे। क्लियर है? अमोर्टाइजेशन तो इनकम और एक्सपेंस का आइटम है, वो कहाँ जा रहा है? पीएनएल में। जाना भी कहाँ चाहिए? तो आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी तो पीएनएल में जा रही है ना। पंगा किस पे? इंटरेस्ट इनकम के ऊपर है या फेयर वैल्यूएशन पे? अच्छा, डिविडेंड इनकम जो आती है वो कहाँ जाती है? उस पर तो पंगा नहीं है ना। बोलो नॉर्मल इनकम को साइड में रखो, फेयर वैल्यू पे बात करो मुझसे। क्लियर है? अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी, अमोर्टाइज की 6843 से, बच कितनी गई? 295157। ये आइडियली बैलेंस शीट में चली जाती है अगर आपका मॉडल कौन सा होता? अमोर्टाइज कॉस्ट। पर अभी हम गए मार्केट में, हमने देखा भाईजान फेयर वैल्यू चल रही है 299,000 की, एक साल बाद ये वाली, सही है? कैरिंग अमाउंट कितनी है मेरी? 295। तो क्या मैं इसको उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाऊं? फेयर वैल्यू पे जाने के लिए कितना गेन बुक करना चाहिए? 38। यस, बिल्कुल ऐसा है। फेयर वैल्यू गेन या लॉस। दोनों हो सकते हैं ना। अच्छा, ये कितना आ गया? 3843 गेन आ रहा है। इसकी आप एंट्री क्या बनाएंगे? और वाई OCI का मॉडल है सर। हमने कहा भाई 3843। पहले बताओ, पहला साल क्लियर है?
सिंपल, आपने वही IRR वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, अमोर्टाइज की, कैरिंग अमाउंट निकाली, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट करते हो, कैरिंग अमाउंट निकाल दो, किस पे ले जाते हो, फेयर वैल्यू पे, ये भी यही किया है। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, साथ हो यहाँ तक, जल्दी से, क्लैरिटी है, पहला साल क्लियर होना चाहिए, जल्दी से यार, जल्दी से बताओ, क्लियर है? ओके गुड। अब ये हो गया हमारा कौन सा साल, 2020। अब हम आ गए 2021 में। अच्छा, मेरा ओपनिंग कितना है? अच्छा, यही सीखना था। सिखाता हूँ, एक मिनट, ऐसे अजीब से शक्लें नहीं बनाओ, 1 मिनट दिखा रहा हूँ, सही है? फिर प्लीज़ फोकस के साथ। कहने का मतलब ये है, आप तसव्वुर करें, एक चीज़ सिखाता हूँ तुम्हें। अगर तुम 299,000 रखते हैं ना ओपनिंग, अच्छा मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 299,000 पे ही होगी, उस पर कोई दो राय नहीं है। मेरी बात समझें, अगर मैं 290,000 यहाँ रखूँ ना 299, तो 299 के अंदर ये 6843 का गेन भी है। नहीं समझे? वापस सुने, अगर मैं 299,000 उठा के यहाँ रखूँ ओपनिंग में, तो 299,000 के अंदर क्या ये 6843 का गेन है? आपके सामने 3843, सॉरी 3843 का गेन मौजूद है। ये तुम लोगों ने बुक किया, ये रहा 3843। अच्छा, अगर तुम इसको यहां रखोगे 299 को, तो इसमें OCI का पार्ट है, उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, कहां चला जाएगा? PNL में। तो OCI की तो कोई भी चीज PNL में जाना अलाउड नहीं है। उसने बोला मैं आपको मना नहीं कर रहा, फेयर वैल्यू पे रखें बेशक रखें, बट फेयर वैल्यूएशन की कोई भी चीज PNL को हेड नहीं करेगी। मैंने कहा तो PNL को क्या हेड करेगा भाई? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल आपका कॉन्ट्रैक्ट पहाड़ी के इस तरफ है, उस तरफ क्या है? नई दुनिया है, वो है फेयर वैल्यूएशन। वो क्या है? फेयर वैल्यूएशन। पहले बताओ, समझ आया? कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखना है, फेयर वैल्यूएशन को अलग रखना है, क्योंकि अगर आप फेयर वैल्यू उठा के ओपनिंग रखते ना, अच्छा तो बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू नहीं होगी, होगी अकाउंटिंग में। कैरिंग अमाउंट 299,000 है, बट कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट इनकम की कैलकुलेशन में कैरिंग अमाउंट ये है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। वेरी गुड, रिपोर्टिंग 299 की होगी, अगले साल की इंटरेस्ट इनकम की अकाउंटिंग के लिए ये यूज होगा। और उसकी वजह क्या है? OCI का गेन इसमें छुपा हुआ है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, वो तो कभी कोई देगा ही नहीं। तुम अंदर कभी कोई मिलेगा? तुम्हें नहीं मिलेगा। पर हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तुम्हारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो तय हो चुकी थी, प्रीमियम तय, IRR उसके हिसाब से निकला हुआ है। इस गेन का तो IRR पे कोई कुछ था ही नहीं, तो कभी जिंदगी में शेड्यूल टैली नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे एस्टिमेट्स में था ही नहीं। ये तो बात का एस्टिमेट है, तो हमने उसको फेयर वैल्यू पे रखा, अलग रखा। पर ये सही कह रहा है, रिपोर्टिंग किस पे होगी? 299 पे। अब अगले साल की अकाउंटिंग किस पे होगी? 295,157 पे। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, क्लियर है? मतलब मेरा रोज का काम है, इसलिए मैं ज़्यादा गिर पे इसलिए कह रहा हूँ बस, क्योंकि मुझे पता है कि गेम कहाँ चल रही है। क्लियर है? ओके। अब मुझे बताएं, अब मैं इंटरेस्ट बुक करूंगा 7.0057 पे, वापस से कितना आ गया? 20678। अच्छा, अब जरा गेम समझिएगा। हमने कहा बैंक डेबिट 28,000 रुपये, इंटरेस्ट इनकम 20678, और आपकी बच्चों इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई 7322। अच्छा, ये क्या है? अमोर्टाइजेशन। अच्छा, एग्रीड अमोर्टाइजेशन? यस। तुम तसव्वुर करो, अगर तुम OCI डाल देते ना, कभी भी वो अमोर्टाइजेशन आती नहीं। बात समझ आ रही है? क्योंकि वो तो आपने कैपिटलाइज किया था, IRR उसके हिसाब से निकाला हुआ है, तो IRR ये कर रहा है कि वो अमोर्टाइज कर रहा है जो तय हुआ है। आपने फेयर वैल्यूएशन को ऑल टुगेदर क्या रखा? अलग रखा। चलें, अब मुझे बताएं, 28,000 आ गया, क्लोजिंग कितना आता है? 287834। यस, वन फिगर इज फॉर अकाउंटिंग, वन फिगर इज फॉर रिपोर्टिंग। क्या वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, यहां तक क्लियर है? कैरिंग अमाउंट
यही नहीं होगी, यही तो सिखानी है, गेम तो यहाँ है। देखो मैं तभी तो एक पे एक आविष्कार है ना इसके अंदर। अकाउंटिंग देखो, कैरिंग अमाउंट की बात हो रही है, कैरी कितने पे हो रहा है? नहीं, आप ये सही कह रहे हो। अब तरीका है, आप एक काम करें, आप कैलकुलेटर पे लिखें 299,000, लिख लिया, इसमें से माइनस करें 7322, 2916, ये आ गया 291678। अच्छा आप बोलेंगे सर आपने ये वाला क्यों नहीं रखा 28 वाला? आपने साल की शुरुआत बुक्स में, अकाउंट्स में, आपकी रिपोर्टिंग में शुरुआत कहां से की थी? फेयर वैल्यू से। 299 पे था, पूरी एंट्रीज में 299 के बाद कम कितने से हुआ? तो आ कितने पे गया? ये वाला तुम उठाओगे ना 28, इसके अंदर तुम्हारा गेन नहीं है। जिसने पिछली बार इन्वेस्टमेंट को इन्हांस किया था तो वो भी तो तुम्हारी बुक्स में ही रिकॉर्ड हुआ था ना, इसके अंदर है या नहीं है? चाहो तो इसके अंदर वो डाल के देखो, 3843 डालो इसमें जल्दी, 3843 डालो इसमें, 287834 में वो डालो 3843, 291678 आता है? यही तो फर्क है। मैं कह रहा हूं शुरू वहां से करो ना, लंबी क्यों कर रहे हो? क्लियर है? देखो बात समझो, 287834 इज द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ गेन या एक्सक्लूसिव ऑफ गेन? अच्छा, व्हाई यू हैव एक्सक्लूडेड? इनकम के लिए, वो पीएनएल में जानी तो आपने सही किया था ना, सही किया था। अच्छा अमोर्टाइज हो गया, अब यहां पे आ गया, ये है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, बट डज योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूड द फेयर वैल्यू गेन? नो। बट डज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड द फेयर वैल्यू गेन? यस। तो आप उसके अंदर ऐड करें, यहां पहुंच जाएंगे। मैं कह रहा हूं लंबी किए बगैर जो आखिरी साल खत्म किया था उसमें से इस साल की अमोर्टाइजेशन माइनस करें, कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी। जस्ट लाइक पीपी, फेयर वैल्यू पे जाते हो, डेप्रिशिएट करते हो, तो क्या HCA से जाते हो या फेयर वैल्यू से जाते हो? फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, कैरिंग अमाउंट आ गई। ये भी तो यही कर रहा हूं, पर वो पीपी है, ये डेट सिक्योरिटी है। क्लैरिटी है? देखो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? चलिए जी ऑनलाइन में तो प्लीज बताएं, कहानी क्लियर है? फेयर वैल्यूएशन की कहानी क्लियर होनी चाहिए, जल्दी बताएं, जल्दी जानी सारे बच्चे। शीतल कह रही है क्लियर है, मुस्तफा जल्दी बताओ क्लियर है? हाँ जी, बाकी बच्चे क्या रिपीट करूं, जल्दी बताओ। क्या ये वाली बात? अच्छा पहले बताओ ये बात समझ आती है? 287834 ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ऐसा ये अमोर्टाइजेशन के बाद है, ये अमोर्टाइजेशन के बाद है। मैं आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कैरिंग अमाउंट कितनी है आपकी किताबों में? आप ये नहीं कह सकते कि 287834 ये कैरिंग अमाउंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में और आपकी कैरिंग अमाउंट में क्या फर्क है? वो पिछला बुक किया हुआ गेन, कौन सा? 3843, जो आपने किताबों में तो रिकॉर्ड कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड नहीं किया। और कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए था क्योंकि वो तयशुदा नहीं है, उस पर इनकम पीएनएल में जा रही है। इसको डाल देते तो वो भी पीएनएल में चला जाता है, आउट हो जाता है हिसाब किताब। क्लैरिटी है? तो हमने सिंपल क्या किया, हमने बोला पहले ये देख लो लास्ट शेयर की फेयर वैल्यू कितनी थी? आपने कहा 299। 299 कैसे बना था? सुनना, 299 कैसे बना था? एक तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 295157, उसमें गेन चिपका दिया था। अब मैंने कहा देखो इस साल अमोर्टाइजेशन कितनी हुई, ये तुम लोगों ने निकाली है? आपने कहा भाई ये अमोर्टाइजेशन है, कौन से साल की? 2021 की। ये रही। हमने क्या कहा 299 में से ये माइनस कर दो। जब तुमने ये माइनस की तो आपको अमाउंट मिल गई 291678। ये आ गई आपकी कैरिंग अमाउंट, इतने पे कैरी हो रहा है। अगेन कोई आपसे पूछे अमोर्टाइजेशन निकालने के लिए फेयर वैल्यू से तो शुरू नहीं करोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से शुरू करोगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से शुरू किया, अमोर्टाइजेशन निकाली, और वो अमोर्टाइजेशन OCI के साथ है या OCI को हटा के अमोर्टाइजेशन के बाद यहाँ पे आ गया। हमने कहा कि भाई ये आपकी कैरिंग अमाउंट 291678। तो पहले बताओ बुक्स में और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क समझ आता है? बेसिक फ़र्क है। अब क्लियर है? जल्दी बताओ मुस्तफ़ा, जल्दी से जानिए। रिपोर्टिंग वाला हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। कैरिंग अमाउंट से कौन सा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है? रिपोर्टिंग वाला। अच्छा अब मैं सवाल में गया, फेयर वैल्यू कितनी आ रही है मेरे बच्चों? 283,400, ये आ गया। अच्छा सर ये फ़ायदा है नुकसान है?
वेरी गुड, नुकसान है, कितना आ गया? 8278। हमने कहा आपने OCI को किया डेबिट और इन्वेस्टमेंट को कितने से? 8278। ये लॉस कहाँ बुक हुआ भाई? OCI में। ये कहानी क्लियर है? अगला साल मुझे विश्वास है तुम लोग करा सकते हो, जल्दी बताओ अगले साल तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी किताबों में कितने पे? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू कितनी है? 283,400। आपकी इन्वेस्टमेंट इतने पे मौजूद है किताबों में अकाउंटिंग के बाद। अच्छा, मुझे ये साल शुरू करना है, क्या रखूं यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट वाली? पक्की बात है, क्योंकि OCI का कुछ भी यहाँ से ताल्लुक नहीं है, वो अकाउंटिंग है, वो करेंगे अपनी जगह है। हमने कहा 291678। इस पे इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 20165। आपने कहा सर यहाँ पे आपने कैश दिखा दिया 28,000 का, इंटरेस्ट इनकम 20165 और इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो रही है? 78। जल्दी से बताओ ये क्या है? अमोर्टाइजेशन। एग्रीड अमोर्टाइजेशन? ओके। अच्छा, हमने कहा 28,000 और ये क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्ट कितना आता है? 280 जो एग्री हुआ था। अच्छा एक, हाँ गलत है, चेक कर लो कितना आ रहा है? 20434। चलो वो तो 28 ही आएगा। अमोर्टाइजेशन बताओ यहाँ पे। 20434 अमोर्टाइजेशन 7566। ये आ गई आपकी अमोर्टाइजेशन। चलें, अब मुझे आप एक बात बताएं, एक सोचने की बात है। देखो सवाल ये कंक्लूड फेयर वैल्यू टू OCI खत्म, सुनना सिर्फ प्रैक्टिस बाकी है इसकी। मुझे ये लगता है, आपको भी ये लगना चाहिए कि जब मैं मेच्योरिटी पे आ गया ना, तो मुझे मार्केट में 1 रुपया भी ऊपर नहीं मिल सकता, क्योंकि अब तो वही मिलेगा जो एग्रीड है। यानी मैंने किसी को सिक्योरिटी चिपकाई, वो जाके बोलेगा भाई मुझे ज़्यादा पैसे दे, बोलेगा दिमाग ख़राब है तेरा, मैं तो वही दूंगा ना जो एग्री किया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, सोच के बताना, क्या हम ये कह सकते हैं कि रिडम्पशन डेट पे आपके पास कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचता, खत्म हो जाता है ना? क्योंकि जो एग्री हुआ है वही मिलेगा ना, अब तो उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो एग्री कितना हुआ था? 280, ऐसा ही है, 280 हुआ था। यहां पे लिख दिया मैंने 280 एग्री हुआ था, 280 एग्री हुआ था। ये रहा। कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 280 नहीं, नहीं कैरिंग अमाउंट तो आप निकालेंगे ना, जल्दी देख के बताओ कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? 283,400 अमोर्टाइजेशन माइनस करें 275 ये कैरिंग अमाउंट है जो लास्ट शुरू हुआ था अमोर्टाइज होने के बाद। क्लैरिटी है? पक्की बात है? चलें जी, अब मुझे बताएं इसको और इसको कंपेयर करें तो आपके पास गेन आता है कितने का? 4166। अच्छा, आपने एक एंट्री बनाई होगी यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट डेबिट OCI 41। आओ जी एक जादू इधर देखना भाईजान, जल्दी, सिखाने का एक मकसद है। क्या ये मानते हो कि ये और ये 3 साल OCI में बुक हुए हैं? चेक करो जल्दी से, जल्दी चेक करो। जीरो होना चाहिए। नहीं, आपने भी कुछ गलत बताया ऊपर। 100% जीरो होना चाहिए, क्योंकि देखो ना, जब आपने सारे गेन्स कमाने के पोटेंशियल खत्म हो गए तो आपके पास ये जीरो होना चाहिए। नहीं, आपने ऊपर कुछ गलत किया करवाया अकाउंटिंग में, अमोर्टाइजेशन में, ये जीरो होना चाहिए ऑलवेज। भाई खुद देखो ना कि आपका जब
मेच्योरिटी पे आ गए तो आपका जितना भी गेन लॉस है क्या उसका कमाने का पोटेंशियल होगा? नहीं। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जानी चाहिए? ज़ीरो। तो इसमें देखो जल्दी से क्या बढ़ने मारा है, कौन सी अमाउंट? कैश की कौन सी अमाउंट? वो तो सही है ना, ये है ना आपका फेस वैल्यू का 10%, वो तो सही है। कौन सा वाला? 22 के स्टार्ट में। ओके, ये कितना है? 287,834। ओके, 287,834। हाँ जी, इस पे इंटरेस्ट बताएं, ये गलती से लिख दिया। 20165 हम यहाँ पे रख लेते हैं भाईजान, 20165। अमोर्टाइजेशन बताओ, 7835। और यहाँ से भी अगर मैं मेरे बच्चों का 7835 माइनस करूँ, 7835 तो कितने आती है कैरिंग अमाउंट? 275,564। अब इन दोनों का डिफरेंस लो जल्दी, कितना आता है? 4435। जीरो आ गया, कंट्रोल देगा भाई का, कैसे पकड़ी गलती? तो कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि इसका गेन क्या हो जाना चाहिए? ज़ीरो। और गेन ज़ीरो होने की लॉजिक है यार, तुम कह रहे थे जब मैंने खरीदा था तब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ज़्यादा पे बेचूंगा, तो जब करीब जाते जाओगे तो क्या कोई गेन कमाने का कोई पोटेंशियल बचेगा? नहीं, क्योंकि अब उतने ही मिलेंगे जितने तय हुए थे। आज मैं आपको बोलूँ यार जानी एक काम करो, इससे जो है ना ये सिक्योरिटी ज़्यादा में लेना, बोलेगा कि पागल बना रहा है, तो भी इस पर रिडीम होगी जितने पे एग्री हो चुका था। पहले बताओ पूरी कहानी क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन में जल्दी बता दो क्लियर है। PDF भेज दूं? 4435 सही कर लेते हैं। जेब से डाल ले यार, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है। क्लियर है? ऑनलाइन में लो, बाकी बच्चे जल्दी बताएं क्लियर है? मजा आ गया जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।